गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। आज हम अपने 10th क्लास के फर्स्ट क्लास में हैं। ठीक है, तो आज हम अपने दसम कक्षा के पहली कक्षा में हैं। तो फर्स्ट पीरियड है हमारा। तो देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। लॉट्स ऑफ चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, कुछ पोर्शंस डिलीट हुए हैं, कुछ ग्रामर के पोर्शंस बदले हैं कि नहीं। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले आप लोगों को जो हमारा रिवाइज्ड सिलेबस है उस पर डिस्कस करूंगा, वो समझाऊंगा क्या एक्चुअली हमें पढ़ना क्या क्या है। देन हम स्टार्ट करेंगे अपने ग्रामर के पार्ट से। ठीक है, तो पहले आते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी 10th क्लास विद्यार्थियों के पास अपने अपना सिलेबस डाउनलोड किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा सीबीएसई की वेबसाइट से। और जैसे 9th क्लास में सब लोग संस्कृत की जो ग्रामर बुक थी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सभी के पास थी, तो 10th क्लास में होंगी। तो हम उसी ग्रामर बुक से पहले ग्रामर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ग्रामर बुक वो रखिएगा। जिसके पास नहीं होगी वो पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, एनसीईआरटी की वेबसाइट से व्याकरण विधि नामक पुस्तक है हमारी व्याकरण की, और उसमें से आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो चैप्टर 9 होगा। तो पहले आते हैं सिलेबस पे, फिर देखते हैं ग्रामर का। तो बच्चों ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें हम ये पूरा 9th और 10th क्लास का साथ में ही सीबीएसई की वेबसाइट सबको मिलेगा। ठीक है, तो जब हमारा 10th क्लास है उस सिलेबस को हम देखते हैं। संस्कृतम कक्षा 10वीं 20 से 21, 20 to 21 सिलेबस ये हमारा। अब इसमें आप ये पढ़ सकते हैं सारे निर्देशों को। मैं सिर्फ मुख्य बिंदुओं पर ही बात करूंगा। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है वो देखो, ग्रामर जो है 25 मार्क्स का है। ग्रामर में कोई चेंजेस नहीं है, ग्रामर जो था हमारा पुराना ही है। ठीक है, और लिटरेचर पार्ट ओनली 15 मार्क्स का है। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब अपठित अवबोधनम हमारा 10 मार्क्स का है। राइटिंग स्किल्स 15 मार्क्स का है, और लिटरेचर पार्ट देन 15 मार्क्स का है। हम आते हैं अपने डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर पे। तो हम देखेंगे संधि के 4 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि ऑप्शंस के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, ऑप्शंस के साथ नहीं रहेंगे, जैसे कि आप लोगों को 9th क्लास में भी था विदाउट ऑप्शंस। ठीक है, 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स, समास भी 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स, प्रत्यय 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स, और वाच्य परिवर्तनम 3 मार्क्स, समय 4 मार्क्स, और अव्यानी यानी कि अव्यय जो रहेगा 3 मार्क्स, और अशुद्धि संशोधनम 3 मार्क्स। लिटरेचर पार्ट में आते हैं तो प्रश्न निर्माण, ये भी हमारा एक ग्रामर का ही पार्ट है एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन आंसर्स में। तो प्रश्न निर्माण, और उसके बाद मेलनम। तो मेलनम में क्या आएगा, पर्याय और विप्राय, विशेषण विशेष, ये सारे रहेंगे। और उसके बाद भाषिक कार्य 6 मार्क्स के लिए इसी में रहेगा, ये हमारा सेक्शन ए होगा। देन हमारा सेक्शन बी जो होगा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। अपठित अवबोधनम 2 मार्क्स एक पदेना, 2 मार्क्स पूर्ण वाक्य ना, 1 मार्क्स फॉर टाइटल, यानी कि उसका बताना होगा आपको कि वो उसका आप क्या टाइटल देना चाहेंगे। और उस 3 क्वेश्चंस भाषिक कार्य में से रहेंगे। उसके बाद राइटिंग स्किल्स में जब आएंगे तो पत्र लेखन जैसे पहले आता था सेम वैसे ही है। ठीक है, और फिर हम अगर चित्र वर्णन करें या अनुच्छेद लेखन करें तो सेम 1 मार्क्स 5 मार्क्स।
इसे आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे तो। और हिंदी इंग्लिश संस्कृत ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन अनुवाद लेखनम 5 मार्क्स, ठीक है। फिर जब हमारा इसी में सेकंड पार्ट आता है लिटरेचर का, तो लिटरेचर में क्या है, गद्यांश एक पदेन पूर्णवाक्येन, एक पद्यांश एक पदेन पूर्णवाक्येन, और नाट्यांश एक पदेन पूर्णवाक्येन, ठीक है बच्चों। और श्लोक अन्वयः आपको 4 ब्लैंक्स रहेंगे, हाफ मार्क्स ईच वन, 2 मार्क्स रहेगा। और उसके बाद रहेगा आपको भावार्थ लेखन, कोई एक, या तो आप श्लोक अन्वय कर लें या तो भावार्थ लेखन कर लें। और उसके बाद रहेगा घटनानुक्रमानुसार लेखनम, हाफ मार्क्स ईच वन, जो आपको लिखना होगा पूर्ण वाक्य सेंटेंसेस में, नंबरिंग नहीं करनी होगी, तो 4 मार्क्स के लिए रहेगा। तो इसको हम देखते हैं, अगर कभी हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, संधि में हमें क्या पढ़ना है, समास में क्या पढ़ना है, उन सब चीजों को देखते हैं विस्तार से। ये तो हमारे 80 मार्क्स का पोर्शन हो गया, सेम एज इट इज। अब आते हैं हम अपने सिलेबस पर। संधि कार्य में हमें, तो संधि कार्य में हम लोग स्वर संधि हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं पहले, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी, ठीक है। और व्यंजन संधि में प्रथम वर्गीय वर्णस्य तृतीय वर्णस्य परिवर्तनम, प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तनम। विसर्ग संधि में विसर्ग उत्तम विसर्ग स्थाने स स स, और ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए रहेगा। समास में जब हम आते हैं तो वाक्य समस्त पदानाम विग्रह पदानाम च समासः, यानी कि समास में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, पूरे विभक्ति, अव्ययभाव समास, अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा, ठीक है। ये 6 प्रकार के अव्ययभाव में हम लोग पढ़ेंगे। और द्वंद्व समास केवल इतरेतर द्वंद्व, बाकी सारे समास हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये 3 समास, हमारा पोर्शन बहुत ही कम कर दिया गया है। पहले हमें 6 समास पढ़ने होते थे, अभी सिर्फ 3 समास हमें पढ़ने हैं। प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय है पढ़ना है, मतु परत्वा जो 3 मार्क्स के लिए आएगा, और स्त्री प्रत्यय में टाप 1 मार्क के लिए आएगा। वाच्य परिवर्तन में केवल लट लकार में आएगा, कर्तृ से कर्म और क्रिया चेंज करने के लिए 3 मार्क्स के लिए आएगा। और समय अंक स्थाने शब्द से समय लेखनम, समय लेखनम मुझे उम्मीद है आप लोग 7th क्लास में भी सीखे होंगे, फिर भी हम लोग 10th क्लास में इसको सीखेंगे। समान, सपाद, सार्थ और पादों, ये 4 मार्क्स के लिए रहेगा। और अव्यय पैदानी की यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई, जैसे उच्चई, च, स्व, हया, अध, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीम। इदानीम में 4 आते हैं, संप्रता या संप्रति, संप्रतम, अधुना। यदा तदा कदा सहसा वृथा सनहि अपिहि कुतः इतस्तः यदि तरहि यावत् तावत्, इन्हीं लिस्टों में से कोई एक आएगा। और उसके बाद लास्ट में आएगा संशोधन, अशुद्धि संशोधन 7 नंबर पे, वचन, लिंग, पुरुष, लकार, दृष्टवा संशोधनम, 3 मार्क्स के लिए। संशोधन का मतलब एडिटिंग, कौन से पार्ट में एरर है उसे ढूंढना होता है और हमें सुधारना होता है, हमें बताना होता है कि कौन सा पार्ट में एरर है और इसका अगर शुद्ध रूप होगा तो क्या होगा। इसके लिए कभी कभी ऑप्शंस आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। तो अगर हम अच्छे से लिंग, पुरुष, वचन को देख लें तो हम गलतियां ढूंढ सकते हैं कि वाक्य में कहाँ गलत है। उसके बाद क्या है, वाक्य रेखांकित आधारित प्रश्न निर्माण को। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये पठित अवबोधनम से यानी टेक्स्ट बुक से है, लेकिन ये ग्रामर के पार्ट में ही आ रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न निर्माण है। तो प्रश्न निर्माण हम लोग 7वीं, 8वीं, 9वीं ये तीनों क्लास में सीखे हैं, तो उसमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम 10th क्लास में भी सीखेंगे प्रश्न निर्माण। उसके बाद पर्याय पदानाम, विशेषण विशेष पदानाम, मेलनम और वाक्य प्रयोग। और हर एक चीज बता देना चाहता हूँ बच्चों, जो हमारा प्रश्न निर्माण होता है वो ज्यादातर टेक्स्ट बुक के हिस्से से आता है और हर चैप्टर में हमें प्रश्न निर्माण है। पर्याय पदानाम, विशेषण विशेष पदानाम, मेलनम, वाक्य प्रयोग। तो ये 4 मार्क्स का रहेगा। मैच द फॉलोइंग्स, विशेषण विशेष से मिलाना या अपोजिट वर्ड्स, विपर्याय शब्द या पर्याय शब्द या विशेषण विशेष से मिलाना रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम इसी में भाषिक तत्वानी, पाठ आधारित करते ना, यानी वाक्य कृते क्रियापदनम, विशेषण विशेष चयनम या सर्वनाम या विलोम पदनम चयनम। ये 6 मार्क्स का भाषिक कार्य में रहेगा, जो हम लोग पहले भी करते आए हैं पठित बोधन में। भाषिक कार्य वही हमें यहाँ पे ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? क्रिया ढूंढनी होगी, विशेषण ढूंढना होगा या सर्वनाम ढूंढना होगा और विलोम पद का ढूंढना होगा। तो ये ग्रामर का पूरा सेक्शन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं
पार्ट बी में जो हमारा पार्ट आ के नाम से यहाँ पे है, तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, तो 10 मार्क्स का हमें अपठित उद्बोधनम जो पुराना ही है, सेम वैसे ही एक पदेन पूर्ण वाक्य नाम, शीर्षक लेखना, ठीक है, और भाषिक कार्य। उसके बाद इसमें कुछ विशेष नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है संकेत धारित औपचारिकम अथवा अनौपचारिक पत्रम, ये 5 मार्क्स का पत्र रहेगा, औपचारिक या अनौपचारिक। उसके बाद है चित्राधारित वर्णनम अथवा अनुच्छेद लिखना, चित्र वर्णन करना है और अनुच्छेद लिखन करना है, ये 5 मार्क्स ले रहेगा। और हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा व लिखित्वा पंच सरल वाक्यानाम, तो अनुवाद करना है हमें हिंदी टू संस्कृत या इंग्लिश टू संस्कृत, 5 मार्क्स के लिए 5 अनुवाद करने होंगे। इसमें 6 to 7 दे सकते हैं और उसमें आपको चॉइस के लिए बोल सकता है कि आप इसमें से किसी 5 को करें, ये भी ऑप्शन आ सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन है टेक्स्ट बुक का, जो हमें ओनली 15 मार्क्स का है। गद्यांश आधारित औपदित अवबोधन, मतलब कि एक पैराग्राफ दिया रहेगा, वो आप लोग किए हैं। पठित अवबोधनम जिसे हम कहते हैं, तो एक गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश 3 मार्क्स के रहेंगे, जिससे आपको एक पदेन और पूर्ण वाक्य ना प्रश्न ही रहेंगे सिर्फ, इसमें भाषिक कार्य नहीं है, क्योंकि हमारे पहला सेक्शन जो ग्रामर का था उसी में हमारा भाषिक कार्य पहले ही आ चुका है बच्चों, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा चैप्टर्स हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सेमुसी संस्कृत पाठ्य पुस्तकम जो द्वितीय भाग है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों के पास पुस्तक होगा, अगर नहीं है तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाएं और वहां से अपने टेक्स्ट बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप सेमुसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से अपने आप वर्कबुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से आप अपने ग्रामर बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर लो, सारे टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने की अगर जरूरत नहीं है तो इन सारे चैप्टर्स को आप डाउनलोड कर लोगे। प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम, द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, फिर हमें 3rd और 4th नहीं पढ़ना है, हमें 5th पढ़ना है जननी तुल्य वत्सला पंचम पाठ, फिर हमें 6th चैप्टर पढ़ना है सुभाषितानि, फिर हमें 7th चैप्टर पढ़ना है सौहार्दम प्रकृति शोभा, और फिर हमें 1 चैप्टर पढ़ना है विचित्र साक्षी, और 9वां पाठ है हमारा सुक्तया। तो इसमें बच्चों हम देखेंगे, अगर कविताओं की बात करें तो सूची पर्यावरण हमारी कविता है, पोयम है, और सुभाषितानि हमारा पोयम है, और सुक्तया हमारा पोयम है, यानी 3 कविताएं हैं। बुद्धिर्बलवती सदा हमारा कहानी है यानी स्टोरी है, जननी तुल्य वत्सला भी हमारा स्टोरी है, यानी कि 2 इसमें हमारी स्टोरी भी है, और सौहार्द प्रकृति शोभा जो है हमारा नाट्यांश है, ठीक है। और विचित्र साक्षी भी एक नाट्यांश पे तर्ज पे ही लिखी गई एक कहानी है, तो हम इसको नाटक के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से 2 गद्यांश, 2 पद्यांश और 3 हमारा काव्यांश यानी पोयम है, ठीक है। तो टोटल 7 चैप्टर्स ही हमें पढ़ने हैं, ठीक है। बुक भी यहाँ पे बता दिया गया है कि सेमुसी पाठ्य पुस्तक पार्ट 2 संशोधित संस्करण। आप नया, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके पीडीएफ्स डाउनलोड कर लें चैप्टर वाइज, जो यहाँ पे 7 चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टर को डाउनलोड कर लें। अभ्यासवान भव करके भी एक बुक है, उसको भी आप, हम लोग जैसे जैसे चैप्टर वाइज ग्रामर पढ़ते जाएंगे, तो अब मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डाउनलोड कर लें और उसको सॉल्व करें। उसमें से जो डाउट्स रहेंगे उसको भी मैं मदद करूंगा, उसमें हेल्प करूंगा आप लोगों को कराने की। और व्याकरण विधि जो आपके लिए पाठ्य पुस्तक है, तो मुझे तो उम्मीद है कि 9th क्लास के सभी विद्यार्थियों के पास व्याकरण विधि है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 20 मार्क्स का इंटरनल मार्क्स है, वो हम लोग आगे की कक्षाओं में डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे। पहले हम अपने आप आते हैं सिलेबस में। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने सिलेबस देखा कि हमें संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, ग्रामर में कोई चेंजेस नहीं है, सारे ग्रामर हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। ग्रामर के साथ एक ऑप्शन अच्छा है ये कि अगर हम मन से ग्रामर पढ़ लेते हैं पूरे, ठीक है बच्चों, तो अगर हम पूरे ग्रामर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें ग्रामर के साथ ऑप्शंस भी मिलेंगे, ठीक है। और हमें 7 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे तो हमारा 15 मार्क्स इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें पठित उद्बोधनम ही रहेगा, तो पैराग्राफ पढ़ना और उससे एक पद देना और पूर्ण वाक्य करना है, तो बहुत आसान है। और सिर्फ हमें ग्रामर थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। राइटिंग स्किल्स भी आप लोग 8-9 किए होंगे, तो 10th क्लास वाले बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डिफिकल्ट होगा राइटिंग स्किल्स, फिर भी हम उस पर वर्क करेंगे राइटिंग स्किल्स पे।
ठीक है, तो अभी हम मेन फोकस करेंगे ग्रामर पे, इसलिए मैं आज पहला क्लास अपना ग्रामर ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग संधि कार्य से परिचित हैं, इसलिए मैं संधि कार्य न स्टार्ट करके मैं समास स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है, लेकिन हम लोग समास से स्टार्ट करेंगे। और हमें, आप लोगों को याद होगा कि हमें समास में सिर्फ 3 ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, पहला है हमें तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास। तो ये 3 हमें समास पढ़ने हैं और इन्हीं हम 3 समासों को पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं पहले फर्स्ट अपने समास के चैप्टर की ओर। व्याकरण विधि में चैप्टर नंबर 9 है। आप लोग अगर चाहें तो व्याकरण विधि पुस्तक भी लेके अभी अगर आपके पास है तो बैठ सकते हैं, नहीं है तो आप पहले ही डाउनलोड जरूर कर लें। ठीक है, चलते हैं समास कार्य में। तो हम चलते हैं अपने समास की ओर। तो मैंने बताया जैसे कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, 9th चैप्टर है समास व्याकरण विधि में, और आप लोग एक चैप्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो उसमें आप निकाल सकते हैं, मुझे उम्मीद है सारे बच्चों के पास होंगी। ठीक है, तो आते हैं अपने समास कार्य में। तो समास कार्य में 9 अध्याय। ठीक है, समास परिचय। समास है क्या? तो समनम इति समासः, समनम इति समासः। इस प्रकार से समास का अर्थ है संक्षेपण। ठीक है, क्या अर्थ है बच्चों? संक्षेपण, अर्थात 2 या 2 से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियां समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? जो ग्रुप्स को बताए। जैसे हम च लगा के इंक्लूड करते हैं, क्या लगाते हैं? च लगा के जिसे हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा समुच्चय बोधक। आदि को हटाकर भी बनाया जाता है, यानी कि उसमें च लगा के बनाया जाए या उसे हटाकर बनाया जाता है। जैसे यथा गायने कुशला, गायन कुशला। गायने पहले में विभक्ति है, कुशला माने गाने में कुशल है। वो किसमें कुशल है? गाने में। इसी तरह से राज्ञः पुरुषः, 2 शब्द है इसमें, राज्ञः पुरुषः, तो राज पुरुषः, दोनों पदों में विभक्तियों का लोप हो जाएगा। सीता च रामश्च, सीता रामौ में समुच्चय बोधक च का लोप हुआ है। इसी प्रकार विद्या एव धनम यस्य सह, विद्या धन पद में पदों का लोप या संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशला, राज्ञा पुरुष, सीता रामौ तथा विद्या धन बनाए गए हैं। कहीं कहीं पदों के बीच में विभक्तियों को लोप नहीं होता है, कहीं कहीं पे विभक्तियों का लोप नहीं होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे विभक्तियां हटा दी गई है, लेकिन कहीं कहीं नहीं होता है। जैसे देखेंगे हम खेचरः, युधिष्ठिरः, वनेचरः, ये सारे भी समस्त पद ही हैं, लेकिन इसमें विभक्ति का लोप नहीं हो रहा है। ऐसे समासों में अलुक समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अलुक समास। ठीक है, पदों की प्रधानता के आधार पर समास को 4 भेदों में बांटते हैं हम। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और तत्पुरुष के 2 पार्ट होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो हमारा पोर्शन जो है अभी जो कम किया गया है 30% न्यू रिवाइज पोर्शन में, तो हमें सिर्फ 3 ही पढ़ना है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास में भी तत्पुरुष के जो अन्य 2 पार्ट हैं, यानी कर्मधारय और द्विगु, हमें नहीं पढ़ने हैं। तत्पुरुष में सिर्फ हमें विभक्ति प्रयोग ही सीखना है, उसमें कर्मधारय और द्विगु नहीं सीखना है। तो हमारा फर्स्ट है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में उसने स्पेसिफाई कर दिया गया है न्यू सिलेबस में कि हमें 6 प्रकार के अव्यय का प्रयोग ही सीखना है। कितने? 6 प्रकार के। वो 6 प्रकार हम आगे आज की क्लास में हम अव्ययभाव ही सीखेंगे। तो 6 प्रकार के ही अव्ययों का स्पेसिफाई करके बताया गया है अव्ययभाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ साथ ही प्रधान भी होता है, यानी कि इसका पहला पद प्रधान होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाते हैं। समास होने पर यानी कि जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसको हम समस्त पद कहते हैं।
और जो सेपरेट होता है उसको हम विग्रह कहते हैं। जैसे बच्चों हम संधि में जोड़ते थे तो संधि कहते थे, अलग होते थे तो विग्रह कहते थे, संधि विच्छेद कहते थे। उसी तरह समास में जब हम जोड़ते हैं तो समस्त पद, और जब सेपरेट करते हैं तो विग्रह पद। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाते हैं तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्तिम अतिक्रम्य, निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः, उपगंगम, गंगायाः समीपम, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, यानी रूप के अनुरूप। फिर है प्रत्येकम, एकम एकम इति, प्रतिगृहम गृहम गृहम इति, निर्मक्षिकम मक्षिणाम अभाव, उपनदम नद्याः समीपम, अक्षणोः प्रति, प्रत्यक्षम अक्षणोः प्रति, और परोक्षम अक्षणोः परम। अब बच्चों आपको ये डाउट आ रहा होगा, कि सर हम विग्रह पद से समस्त पद लिखेंगे कैसे, या समस्त पद से विग्रह पद लिखेंगे कैसे। अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ में द्वितीय विभक्ति लगा है, किसी में षष्ठी विभक्ति लगा है, तो कौन से में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, किस में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, इसको मैं एक एक करके आपको बोर्ड पे क्लियरली समझा रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, और इसमें जो 6 प्रकार के अवयव का प्रयोग होता है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले हम अव्ययभाव समास क्या है, इसमें 2-3 चीजें मुख्य हैं, उसको हम देख लेते हैं कि अव्ययभाव समास में पहला पॉइंट होता है कि अव्ययभाव समास में क्या होगा, कि अव्ययभाव समास में जो आकारांत शब्द है, कौन से शब्द हैं, आकारांत शब्द। ठीक है, आकारांत शब्द क्या होते हैं, जैसे हमारा आकारांत शब्द में आता है लता, ठीक है, बालिका, जो भी स्त्रीलिंग आकारांत शब्द आप लोग पढ़े हुए ना, अकारांत अकारांत में हमारा आता है बालक और इस तरह के शब्द, और आकारांत में हमारा आता है बालिका, लता। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है कि आकारांत शब्दों को देखेंगे आप लोग, आकारांत शब्दों को नपुंसक लिंग एक वचन में अम हो जाता है। क्या हो जाता है, अम। मैंने क्या लिखा है कि आकारांत शब्दों को नपुंसक लिंग एक वचन में अम हो जाता है। अब किसी के मन में डाउट होगा सर नपुंसक लिंग एक वचन ही क्यों, क्योंकि जब हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, शब्दों को बदलते हैं, तो शब्द हमेशा पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय भाव का ये पहला नियम है कि पूर्व पद अव्यय होगा। दूसरा नियम है कि शब्द के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन ही होगा। शब्द के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन और पूर्व पद अव्यय। अब कुछ शब्द जो होंगे वो नपुंसक लिंग एक वचन बनाने हमें पड़ेंगे, जैसे अकारांत और अकारांत। अकारांत हो या अकारांत भी हो, आकारांत यानी कि बालक हो या बालिका हो, अकारांत हो या आकारांत हो, शब्दों को हम नपुंसक लिंग बनाएंगे तो उसमें हम अम हो जाता है। ठीक है, जैसे राम का क्या हो जाएगा, राम। राम हमारा शब्द रूप है।
ठीक है, तो राम का रामम हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर राम का राम, तो उसी प्रकार से हमारा गंगा, गंगा, गंगा का क्या हो जाएगा, गंगा का हमारा हो जाएगा गंगम। तो राम में हम लोग रामम किए, उसमें भी हम जोड़े। गंगा आ रहा है, आकारांत है, इसमें भी हम लोग आ ही जोड़े। ठीक है बच्चों, ये तो क्लियर हुआ। अब ये तो अकारांत और आकारांत के लिए हो गया। अगर इकारांत रहे तो क्या होगा, इकारांत रहे तो क्या होगा, तो इकारांत में भी हम क्या जोड़ेंगे, ई जोड़ेंगे, छोटी ई हो या बड़ी हो। अब उसको हम देखते हैं। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं इकारांत, सॉरी, इकारांत या इकारांत। अब इकारांत हो या इकारांत हो, तो इकारांत और इकारांत को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे नपुंसक लिंग एक वचन में। जब नपुंसक लिंग एक वचन में चेंज करेंगे, तो मान लो कि तुम्हारा है, चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, नपुंसक लिंग एक वचन में चेंज करने के लिए तो हम इसमें जोड़ देंगे ई। इकारांत और इकारांत शब्दों में हम क्या जोड़ेंगे, ई को जोड़ेंगे। तो जब इसको हम चेंज करेंगे नपुंसक लिंग एक वचन में अव्ययभाव समास में, तो इसमें हम जोड़ेंगे, तो इकारांत इकारांत शब्दों को नपुंसक लिंग एक वचन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, छोटी ई, ठीक है बच्चों, छोटी ई इसमें हम जोड़ देते हैं, छोटी ई हो जाता है या छोटी ई जोड़ देते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में हम देखेंगे, उदाहरण में कह रहा है, देखते हैं, जैसे हरि हमारा इकारांत, ठीक है, इकारांत क्या है, हरि इकारांत है, पुल्लिंग शब्द है हरि, तो हरि तो क्या आ जाएगा, हरि का, ये छोटी ई में ऑलरेडी है हरि, क्या सही है, सही है, हरि 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 हरया। अब मैं लोग, ठीक है, तो हरि, अगर यहाँ पे विसर्ग है हरि है, तो अगर नपुंसक लिंग होगा उसमें विसर्ग नहीं रहेगा, विसर्ग हट जाएगा। अब कहते हैं ना कि सर विसर्ग लगाने से नहीं लगाने से क्या चेंजेस, देख लो चेंजेस। अगर शब्द बिना विसर्ग के है तो नपुंसक लिंग है, और विसर्ग लगा हुआ है तो पुल्लिंग है, तो दोनों में डिफरेंसेस आ गए। ठीक है, अब इसी में हम अगर अन्य उदाहरणों को देखें, तो इसमें आता है हमारा नदी, बड़ी की मात्रा के साथ नदी, तो इसको हम नपुंसक लिंग एक वचन बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसमें हम छोटी लगा देंगे, तो नदी, ये हमारा नपुंसक लिंग एक वचन, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द यानी कि इकारांत शब्द, बड़ी की मात्रा वाला, ये हमारा पुल्लिंग शब्द इकारांत शब्द, और ये हमारा नपुंसक लिंग एक वचन, ये हमारा नपुंसक लिंग एक वचन नदी। समझ में आया बच्चों। अब ऐसे ही उकारांत शब्दों को
उकारांत और उकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों को क्या करते हैं हम, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नपुंसक लिंग एक वचन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऊ जोड़ेंगे। कौन सा ऊ, छोटा ऊ, ठीक है। छोटा ऊ की मात्रा मालूम है ना, इस साइड में होती है, ठीक है। तो छोटा ऊ जोड़ देते हैं या हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हो, ये जोड़ देते हैं कह सकते हो, दोनों कह सकते हो, जोड़ देते हैं या हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कुछ कैसे होगा। तो उदाहरण में हमने लिया गुरु शब्द, गुरु विसर्ग के साथ, ठीक है। जब इसका छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रू जो हो जाएगा, अभी हमने बड़ा लिया था, अभी हम इसको छोटा कर देंगे, ग वाला नहीं, र वाला, क्योंकि ये बड़ा रू है तो इसमें हम रू कर देंगे, गुरु, और इसमें विसर्ग वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। वधु, वधु, एक मिनट, ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं ऊपर लिखता हूं, वधु। तो वधु में क्या होगा, जब हम चेंज करेंगे तो ये भी बड़ा ऊ है तो छोटा यानी हो जाएगा वधु, छोटा ऊ बन जाएगा। तो ये बेसिक 3 कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा। उकारांत, उकारांत शब्दों को नपुंसक लिंग के वचन बदलने के लिए ऊ जोड़ दिया जाता है, गुरु को गुरु हो जाता है और वधु का वधु हो जाता है, मैंने उदाहरण से बताया। तो हम लोगों ने समास कार्य में अव्ययभाव समास शुरू किया। अव्ययभाव समास का पहला नियम कि इसमें पूर्व पद अव्यय होगा। जब इसका हम समस्त पद विग्रह करेंगे तो उसमें इस उत्तर पद में नपुंसक लिंग एक वचन ही होगा। क्या होगा, इसके शब्द के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन, शब्द के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन होगा। वहां पे जब हम नपुंसक लिंग एक वचन हमें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जब हम विग्रह पद लिखेंगे तो हमें नपुंसक लिंग एक वचन, चाहे हमारे पास ऑप्शंस होंगे तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि अब कौन सा करेक्ट है, तो वहां पे हम देखेंगे कि नपुंसक लिंग एक वचन ही होगा, ठीक है बच्चों। अ और आ जो अकरण शब्द है, अ है या आ वाले शब्द हैं, बालक है, लता है, ठीक है, उन सब शब्दों में हम अम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अम। ई और ई, इकारांत शब्दों वाले में हम क्या लगाते हैं, ई, छोटी ई। और उकारांत वाले शब्दों में, ऊ और ऊ वाले शब्दों में हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऊ, छोटा ऊ, ठीक है। तो इस तरह से हम नपुंसक लिंग एक वचन बना सकते हैं अपने शब्दों। अब आते हैं हम कि इसमें हमें 6 अव्यय, क्योंकि अव्यय से आप लोग परिचय होंगे कि हम लोग अव्यय फिलिंग ब्लैंक्स किए थे 9th क्लास में। तो उसी तरह से हम अब कौन से हमें 6 अव्यय पढ़ने हैं और उनके बारे में क्या पढ़ना है, तो हम एक एक 6 अव्ययों के बारे में डिस्कस करते हैं। 6 अवयवों में हमारा सबसे पहला आता है अनु। अनु क्या है, अनु का मतलब होता है पश्चात या योग्य। अनु का मतलब क्या होगा, पश्चात या योग्य। पश्चात या योग्य
तो ये आपके ग्रामर बुक में नहीं है। ग्रामर बुक में सिर्फ अव्ययभाव समास क्या है बता दिया है और उसमें उदाहरण दे दिए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हमें पर्टिकुलर ये 6 अव्यय के बारे में पढ़ना है, इसलिए मैं वो 6 अव्ययों के बारे में आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला है अनु या पश्चात। ये अनु जिसका मतलब होता है, अगर हम मीनिंग्स की बात करें तो पश्चात या योग्यम। पश्चात, पश्चात मतलब होता है पीछे, पीछे, ठीक है। और योग्यम का मतलब होता है तो पश्चात या योग्यम। तो पश्चात मतलब पीछे और योग्य मतलब जो योग्यता रखता है, कोई चीज का योग्यता बता रहा हूँ कि इसके योग्य है, तो उस योग्य में भी अनु का प्रयोग होता है। और पश्चात यानी पीछे के अर्थ में भी अर्थ होता है। तो हम देखते हैं पहले पश्चात यानी पीछे के अर्थ में अनु जो है उपसर्ग है। उपसर्ग मालूम है, जो शब्दों के क्या लगता है आगे या पीछे, जो आगे लगे, जो आगे लगता है उसे हम उपसर्ग करते हैं, और जो बाद में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। सीखे पहले भी, तो ठीक है। तो पश्चात के अर्थ में हम इसका पहले प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पश्चात का अर्थ पीछे, समास करते समय पीछे के अर्थ में अनु उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे विष्णुवः पश्चात, विष्णुवः मैंने क्या कहा, विष्णुः पश्चात। अब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो विष्णुः पश्चात, और पश्चात की जगह पे हमें क्या लगाना है, अनु। हमारे दिमाग में क्लिक कर रहा है कि पश्चात की जगह पे हमें क्या लगाना है, क्या प्रयोग करना है, अनु। तो ये हमारा जो अलग है पार्ट, विष्णुः पश्चात जो लिखा हुआ है, ये इसको हम कहते क्या है, ये पहले से देखिए। ये जो दो सेपरेट सेपरेट वर्ड्स रहेंगे, अलग रहेंगे। जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हो ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक लॉन्ग सेंटेंस होता है और एक शॉर्ट सेंटेंस उसके बदले में। तो जो ये हमारा जो जिसमें विभक्ति प्रयोग रहेगा और जो सेंटेंस के रूप में रहेगा, उसको हम समस्त विग्रह पद कहते हैं। क्या कहते हैं, विग्रह पद। और जब ये बनता है एक शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम समस्त पद, समस्त पद बनाते हैं। एग्जाम में आता है विग्रह पद दिया रहता है, समस्त पद करना होता है, समस्त पद दिया रहता है, विग्रह पद। तो विष्णुवः पश्चात, तो इसको हम शॉर्ट में करेंगे, तो पहले अनु लिख देंगे और हमें चेंज करना है विष्णुओं को। अभी आप लोगों ने सीखा कि हमें चेंज करना है किसमें, नपुंसकलिंग एक वचन में। किसमें, नपुंसकलिंग एक वचन। तो नपुंसकलिंग जब एक वचन में हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका मूल शब्द क्या होता है, विष्णु, बड़ा उ, इसको हम किसमें चेंज कर देंगे, विष्णु। वैष्णव विभक्ति प्रयोग है, ठीक है। तो इसका मूल शब्द क्या होगा, विष्णु। तो इसको हम अनु विष्णु छोटा उ के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नपुंसकलिंग एक वचन। अब सवाल ये उठता है कि ये तो समझ में आ गया, ये आप लोग कहेंगे कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कि विग्रह पद से हम समस्त पद कर देंगे, ठीक। लेकिन अगर समस्त पद दिया है तो विग्रह पद कैसे। तो बच्चों जहां पे अनु आए उसमें विग्रह करते समय कौन सी विभक्ति लगेगी, सेपरेटेशन करते समय पूर्व पद में कौन सी विभक्ति रहेगी, क्योंकि बाद में तो पश्चात या योग्यम ही रहेगा, लेकिन उसमें विभक्ति पूर्व पद में कौन सी विभक्ति रहेगी, तो पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति। क्या रहेगा, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति रहेगी, ठीक है बच्चों। पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति, पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति रहेगी। तो अनु यानी पश्चात, योग्यम, पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति। विग्रह करते समय हम ध्यान रखेंगे, जब इसको हम समस्त पद बनाएंगे तो अंतिम शब्द नपुंसकलिंग एक वचन होना चाहिए, और पश्चात की जगह पे हम अनु का प्रयोग करेंगे या योग्यम की जगह पे। एक योग्यम का उदाहरण देता हूं, फिर आज के क्लास का हम समापन करेंगे।
योग्यम में है रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम मतलब रूपस्य योग्यम, जैसा रूप है वैसा योग्य है, मतलब रूप के रूप कहते हैं ना, ये जैसा इसका नाम लंबोदर वैसे ये लंबोदर बड़ा पेट वाला खाना तो हम, ठीक है। तो रूपस्य योग्यम तो क्या हो जाएगा, हम पहले अनु लगा देंगे, ये तो हम जानते हैं, और योग्यम है तो अनु लग गया, रूप है तो नपुंसकलिंग एक वचन, तो हम अभी मैंने आपको बताया था रूप अकारांत शब्द और आकारांत शब्द रूप, तो हम क्या लगाएंगे इसमें क्या लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा अनु रूपम, क्योंकि मैंने बताया था अभी अ या आ रहे तो ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने पढ़ा समस्त पद और विग्रह पद यानी कि समास, एक पदी नाम भावः समासः, दो पदों को एक करना ही समास है। तो आज हम लोगों ने सीखा समास, और समास में भी जिसको अलग करते हैं उसको विग्रह, और जिसको जोड़ते हैं वो समस्त पद। और इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है 3 समास हमें सिलेबस में पढ़ने हैं, अभिभाव, तत्पुरुष और द्वंद्व। इसको हमने पहले स्टार्ट किया है अभिभाव, और क्योंकि अभिभाव आपका टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 9 में भी है और वहां पे पूरे डिटेल्स में नहीं है, इसलिए हमने 6 पार्ट जो आपके सिलेबस में है वो हमने स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट उसमें से अनु है, अनु आज हम लोगों ने सीखा। अगली क्लास में और हम लोग जो हमारे रिमेनिंग 5 बचे हुए हैं उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्ते।